हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द लिबरलाइजेशन पॉलिसी विच वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1991। तो लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें कि इसकी क्या इफ़ेक्ट्स हुई हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो इसकी इफ़ेक्ट सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में हुई है एंड देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स एज वेल। तो अगर हम बात करें इस डिबेट की, तो ऑब्वियसली हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं जो डिबेट होती है आज के डेट में कि कैपिटलिज्म अच्छी है या सोशलिज्म। और ये पॉलिसी जो है ये एक अनअवॉइडेबल पॉलिसी थी, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस टाइम पे ये पॉलिसी को लाना बहुत ही ज़रूरी था। और अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर के अंडर भी जितने कंट्रीज़ थे जो उनकी साइड पे थे, तो ऑब्वियसली कोल्ड वॉर एंड होने के बाद सभी के सभी यूएसए के कंट्रोल में आ गए क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के बाद सिर्फ यूएसए थी जो कि एक सुपर पावर थी। एंड अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने 1980s के टाइम पे ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट की थी एंड इससे उसने लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया था और उसने जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है उसे जो है शेड किया था, मतलब कि उसे हटा दिया था। एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने भी अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया एंड दे स्टार्टेड एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला यहाँ से। लेकिन अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना जो है एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है और इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी आज भी रिलाई करती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे। और अगर आप इस ग्राफ में देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमी की जो कंपोजिशन है बेसिकली 1950 से लेके 2010 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवरेज ग्रोथ रेट हो रही है तो इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट होने लगती है उसी सेक्टर में। और अगर हम इंडिया के केस में देखें तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर के साथ यही हुआ है। और इंडिया के केस में अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से हुआ कि बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स इससे ऑरिजिनेट हुए एंड इसने इंडियन सोसाइटी को फंडामेंटली चेंज करके रख दिया। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये जो है रिवॉल्यूशन, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द न्यू सेंचुरी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि इसने ग्लोबलाइजेशन को और भी आसान बना दिया क्योंकि इससे ह्यूमन लेबर का ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सका विदाउट एक्चुअली ह्यूमंस बीइंग ट्रांसफर्ड इन रियलिटी। तो अगर हम देखें तो इसने और भी बाउंड्रीज इरेज कर दी जो कि हिंड्रेंस पैदा करती थी इन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसने बेनिफिट की है शेयरिंग, नर्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन सोसाइटीज़ जो कि पहले एक्सेस नहीं की जा सकती थी एंड बेसिकली पहले वो नॉन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन आज के डेट में इंटरनेट के ज़माने में हम सभी कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं एंड ईच एंड एवरी शॉर्ट न्यूज़ इज़ ऑल्सो अपडेटेड ओवर देयर। लेकिन अगर हम बात करें इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की, तो साइबर अटैक्स एंड सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बढ़ावा मिला है थ्रू आईटी रिवॉल्यूशन, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं इस्लामिक स्टेट जो है ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो बहुत ही अनरेस्ट्रिक्टेड कंटेंट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो कि फ्रीली ओपन नहीं किए जाने चाहिए। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं ऑफ द आईटी रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से शिफ्ट होके सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करी आज के डेट में, ये ऐसा हुआ है। एंड ये एक उतना अच्छा जो है प्रोग्रेस नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं आई है। जैसे कि लिबरलाइजेशन के कारण जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने फैक्ट्री सेटअप की इंडिया में आके थ्रू लिबरलाइजेशन, मेनली आफ्टर लिबरलाइजेशन, एंड इससे उन्होंने अपना मार्केट स्टैब्लिश किया यहाँ पे। तो ये इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से हैम्पर करती है इसकी ग्रोथ को क्योंकि बाहर की कंपनीज़ जो है उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। और अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो इंडियन इकोनॉमी जो थी ज़्यादा एडवांस थी उस टाइम पे जब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इन 2 डिकेड्स में चाइना ने इंडिया को ओवरकम कर लिया है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली ब्रिटिश के टाइम से इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई है जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आज के डेट में भी उतना ज़्यादा जो है इन इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारे आते हैं एंड इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडियाज़ जीडीपी बट नॉट टू दैट मच एक्सटेंट जितनी सर्विस सेक्टर से आज के डेट में जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मिल रही है।
एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है इंडियन इकोनॉमी में वो कम है, लेकिन अगर हम बात करें कितने लोग एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में तो वो आज भी 55% अराउंड है। एंड अगर हम देखें इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में तो लिबरलाइजेशन के बाद से क्या हुआ है कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है अगर हम इसे कंपेयर करें टू दी ग्लोबल लेवल, जहाँ पे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वहाँ पे वो WTO की पॉलिसीज़ के अनुसार अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं एंड अच्छे प्राइसेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। लेकिन इंडिया में ये केस नहीं है। इंडिया में आज भी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब कि जीने खाने के लिए भर के लिए किसान जो है मेहनत करके खेती करते हैं और वो अपना पेट भरते हैं उससे। बहुत सारे किसान ऐसे हैं आज की डेट में जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन, लेकिन उसमें भी वो खेती करते हैं इसलिए कि वो अपना पेट भर सकें। तो यहाँ पे बात ही नहीं आती है कि इससे हम ग्लोबल लेवल से कंपेयर करें आज भी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अगर हम बात करें कुछ रिफ़ॉर्म्स की, तो अगर छोटे मोटे रिफ़ॉर्म्स भी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाए तो इंडिया की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है GDP को। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होना एंड मोर ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी हुई है वर्ल्ड ओवर में उन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इज़राइल एक कंट्री है जिससे कि हम एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी है उसे हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं एंड अपनी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बूम हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया भी अपनी एग्रीकल्चरल सेक्टर को वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर कर सकता है एंड कॉम्पीट कर सकता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। एंड फाइनली सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को ही बहुत ही फ़ायदा दिया है। एंड इंडिया के केस में यहाँ पे जो ह्यूमन लेबर है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इस वजह से तो सर्विस सेक्टर आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर टू इंडियन इकॉनमी। तो सर्विस सेक्टर में जैसे कि IT इंडस्ट्री, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट एंड एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, ये कुछ सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इंडिया ने एडवांसमेंट की है, बेसिकली इम्प्रूवमेंट की है। एंड वैसे तो उस लेवल की जो टॉप लेवल की इम्प्रूवमेंट होती है जैसे कि वर्ल्ड ओवर में है उतनी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लिबरलाइजेशन की एप्लीकेशन के बाद से काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। So guys, this is all about the effects of liberalization on Indian economy and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। So thank you so much for watching.